हेलो फ्रेंड्स, वेलकम एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं सब लोग अच्छे से होंगे। शुरुआत करते हैं एक नए स्टडी सेशन की। स्टडी सेशन नंबर 11 हम कर रहे थे मटेरियल कॉस्ट चैप्टर, और मटेरियल कॉस्ट चैप्टर में हमने टॉपिक शुरू किया था स्टॉक आउट कॉस्ट। 2 क्वेश्चन हम ऑलरेडी लास्ट सेशन में कर चुके थे और एक नई कॉस्ट इंट्रोड्यूस की थी, दैट इज स्टॉक आउट कॉस्ट। अब हम उसी टॉपिक को और आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। हमारे नोट्स में हमने 3 और नए क्वेश्चन डाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है समझने के लिए। तो अगर एग्जामिनर को क्वेश्चन थोड़ा सा टफ, क्वेश्चन पेपर थोड़ा सा टफ बनाना होगा, वो इन क्वेश्चंस को जरूर यूज करेगा। हम देख भी सकते हैं एग्जामिनर ने ये अभी क्वेश्चन May 25 में 10 मार्क्स का यूज कर भी लिया। तो 26 वालों भी ध्यान रखें, पेपर अब बहुत टफ होते जा रहे हैं डे बाय डे। आफ्टर May 24 ऐसा नहीं है कि एग्जामिनर पहले जैसे थोड़ा सा लेवल अप किया है, पहले जैसा लेवल नहीं आ रहा है सभी पेपर्स में, ये कहूंगा। तो हम भी आज शुरू कर रहे हैं सेकंड पार्ट ऑफ दिस स्टॉक आउट कॉस्ट। हम ऑलरेडी 26 और 29 अच्छे से कर चुके थे। तो ये जो 3 क्वेश्चन करवा रहा हूं, इससे पहले एक्सपेक्टेड यही रहेगा आपने स्टडी सेशन 10 अच्छे से कर लिया है और उस दोनों क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी कर ली है, तभी आज का सेशन समझ में आने वाला है। हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 27, 28 एंड 30। यही आज का हमारा एजेंडा है। कोई प्रैक्टिस असाइनमेंट में क्वेश्चन नहीं है, जो है सारे क्लास असाइनमेंट में कर रहे हैं। 2 वैरायटी ऑलरेडी कर चुके थे, 2 वैरायटी आज नहीं है। क्वेश्चन नंबर 30 और 28 रिपीट क्वेश्चन है। 30 हमारा मॉड्यूल का भी क्वेश्चन इलस्ट्रेशन है, 7th क्वेश्चन। सो उसी का प्रैक्टिस क्वेश्चन हो जाएगा। 28 क्लास में ही ले लेंगे। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 27। 27 और 26 ऑलमोस्ट सिमिलर है, बस डेटा उन्होंने थोड़ा अलग तरीके से दिया है। इनफैक्ट जब मैंने आपको 26 कराया था, तब भी मैंने आपको बोला था कि जी ये जो डेटा है एनुअल रिक्वायरमेंट और जो एक्सपेक्टेड यूसेज पर वीक है, इसकी जरूरत ही ना थी। इन्होंने हमें यूसेज का डेटा दे रखा था प्रोबेबिलिटी के साथ में, हम उसी से ये एनुअल रिक्वायरमेंट और एक्सपेक्टेड यूसेज निकाल सकते थे। तो क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। इस बार इन्होंने यूसेज डेटा दिया है और इन्होंने ए और एक्सपेक्टेड यूसेज पर वीक वाला, जो पर पीरियड वाला जो डेटा है, वो हटा भी दिया। ठीक है, यूसेज का डेटा है, हम ए और यूसेज पर या मंथली दिया हुआ है क्वेश्चन 27 में, हम मंथली निकाल लेंगे, इसमें क्या प्रॉब्लम है। फिर यहां ईओक्यू भी दे रखा था, उससे हमने नंबर ऑफ ऑर्डर निकाले थे। यहां इन्होंने नंबर ऑफ ऑर्डर दे रखा है, तो उससे हम ऑर्डर की क्वांटिटी निकाल लेंगे। ठीक है जी। तो जब ईओक्यू दिया था, उसको आरओक्यू मान के नंबर ऑफ ऑर्डर निकाला था। इस बार नंबर ऑफ ऑर्डर है तो हम आरओक्यू निकाल लेंगे। तो ऑलमोस्ट सिमिलर क्वेश्चन है, सिर्फ डेटा को थोड़ा सा ट्विस्ट किया हुआ है। ये दोनों ही क्वेश्चन 27, 26 पुराने किसी एग्जाम के आरटीपी एमटीपी के क्वेश्चन है। एट प्रेजेंट मॉड्यूल में नहीं है या नए सिलेबस के। अभी तो 5 ही अटेम्प्ट हुए, तो 5 ही अटेम्प्ट हुए ऑफकोर्स, मई सितंबर 24 के और 25 के 3 अटेम्प्ट उसमें नहीं आए हैं। उसमें क्वेश्चन नंबर 29 आ गया। तो ऑलमोस्ट देखिए कितनी क्विकली इन्होंने एग्जाम में ले भी लिया है। तो लेट्स गो फॉर क्वेश्चन नंबर 27। क्या क्या बोलता है? द कंजम्पशन पैटर्न ऑफ द कंपोनेंट यूज्ड इन एन असेंबली इज एज अंडर। अच्छे से देखेंगे। 27 तो बढ़िया सवाल है। 28 और 30 सिमिलर क्वेश्चन है। थोड़ी सी एक प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम के साथ ही करना पड़ेगा, तो थोड़ा याद भी करना पड़ेगा क्वेश्चन। हमें दिया है 2 मंथ कंजम्पशन है। यूनिट्स और प्रोबेबिलिटी टोटल 15, 20, 35 और 30, 65 और 20, 85 और ये हो गया 1 टोटल। कंजम्पशन दिया है, प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करते हैं, यूनिट्स इनटू प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 75, ये हो जाएगा 120, 210 एंड 160 एंड हाउ मच 1350 टोटल हो गया हमारा। 1350 कहां हुआ? 15% ही है जी। 135 तो चेक करते हैं। 75 प्लस 120 प्लस 210 प्लस 160 प्लस 135 टोटल 700 का कंजम्पशन है। पर ध्यान देने की बात है, ये 2 मंथ का है, ये 1 मंथ का नहीं है। जैसा हमें पिछले पैटर्न में दिया था, 2 वीक्स का कंजम्पशन दिया था और 2 वीक्स का रीऑर्डर पीरियड था। इस बार उन्होंने वो भी मिस कर दिया, हटा दिया। तो इस बार थोड़ा सा अजम्पशन लेना पड़ेगा। पहले तो ये 2 मंथ कंजम्पशन है।
2 मंथ एक्सपेक्टेड कंजम्पशन है, प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई कर दिया, तो एनुअल ए कितना हो गया, ए विल बी 700 इंटू 12/2, यूनिटरी लगा देते हैं, 2 में 700 तो 12 महीने में 4200। फिर बोलता है दी स्टॉक आउट कॉस्ट इज 180 पर यूनिट, वो ठीक है पिछली बार भी दी थी। होल्डिंग कॉस्ट इज 18 पर यूनिट, ये पर 2 मंथ, ये बदमाशी कर गए। तो सीसी अगर पर यूनिट पर एनम निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, 18 इंटू 12/2, अगेन वापस क्या हो जाएगा 108 पर यूनिट पर एनम। बाई चांस है जी दोनों ही 108 आ रहा है, बाई चांस, जरूरी नहीं था। फिर दिया नंबर ऑफ ऑर्डर 6, तो अगर ए 4200 है, नंबर ऑफ ऑर्डर्स अगर हमारे पास में 6 है, तो हमारे पास में ROQ हम निकाल सकते हैं 4200 डिवाइड बाय 6 इक्वल्स टू 700। बाई चांस है कि हमारा एक्सपेक्टेड कंजम्पशन 2 मंथ का वो भी 700 है और रीऑर्डर क्वांटिटी भी 700 है, पर रीऑर्डर पीरियड नहीं दिया। और फाइनली पूछते हैं भैया ऑप्टिमम सेफ्टी स्टॉक निकालो। अब सेफ्टी स्टॉक निकालने के लिए बोल रहे हैं, तो पहले तो रीऑर्डर पीरियड का है, तो जब कुछ नहीं लिखा है तो अब हम यहां एक अजम्पशन लेंगे। इस क्वेश्चन में ये थोड़ा सा डेटा ही मिस कर गए। अजम्पशन कुल मिला के इन्होंने ये जो ऊपर वाली टेबल थी पूरी ही उड़ा दी और बोला जी क्वेश्चन करो वापस से। ठीक है, तो अजम्पशन ले लेते हैं, कुछ और नहीं है तो हम ये मानेंगे कि 2 मंथ का कंजम्पशन दिया है, तो हम रीऑर्डर पीरियड यानी कि एवरेज एलटी हम मान रहे हैं 2 मंथ। सारा डेटा 2 मंथ पे चल रहा है, तो हमने क्या मान लिया, सारा डेटा जब 2 मंथ पे चल रहा है तो हमने मान लिया कि जी रीऑर्डर पीरियड एवरेज वाला भी 2 मंथ ही होगा, और कोई चॉइस नहीं है, उसके बिना क्वेश्चन नहीं हो सकता है। तो हमने देखो ए निकाल लिया, ROQ निकाल लिया, लीड टाइम निकाल दिया, और सीसी और स्टॉक आउट कॉस्ट तो दे ही रखी है, यही चीजें तो चाहिए थी, और एक्सपेक्टेड कंजम्पशन भी निकाल दिया, तो सारी चीजें अब अवेलेबल है। ऊपर वाला एग्जैक्ट क्वेश्चन बन गया, तो क्वेश्चन नंबर 26। बस डेटा अलग तरीके से दिया था, उसको समझना था। तो लेट्स गो फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 27 क्या क्या दे रखा है देख लेते हैं। सबसे पहले हमें दिया एक तो स्टॉक आउट कॉस्ट, स्टॉक आउट कॉस्ट इज इक्वल्स टू ₹108 पर यूनिट। फिर हमें दिया कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम इज इक्वल्स टू ₹18, नॉट पर एनम, इट्स पर 2 मंथ। कैरिंग कॉस्ट इज इक्वल्स टू ₹18 पर यूनिट पर 2 मंथ लिखा है, तो दिस इज इक्वल्स टू ₹18 इंटू 12/2 इज इक्वल्स टू ₹108 पर यूनिट पर एनम। कैरिंग कॉस्ट भी आ गई हमारे पास में। हमें दे रखा है कंजम्पशन का पैटर्न, 2 मंथ कंजम्पशन, 2 मंथ कंजम्पशन दे रखा है। क्या दे रखा है 2 मंथ कंजम्पशन, 500, 600, 700, 800 और 900। ओके, प्रोबेबिलिटी दे रखी हमें, प्रोबेबिलिटी कितनी, 0.15, 0.20, 0.30, 0.20 एंड 0.15, टोटल हो गया जी 1। तो सारा डेटा हमारे पास आ गया, हमें ऑप्टिमम सेफ्टी स्टॉक निकालना है। ले लेते हैं इसको फुल स्क्रीन, लीजिए। सबसे पहले तो एनुअल कंजम्पशन और एक्सपेक्टेड कंजम्पशन निकालते हैं। यूनिट्स मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी किया, यूनिट्स मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी किया, 75, 120, 210 एंड 160 एंड 135, टोटल हो गया जी 700। ये है जी आपका 2 मंथ एक्सपेक्टेड कंजम्पशन, 2 मंथ एक्सपेक्टेड कंजम्पशन। हमें दे रखा है नंबर ऑफ ऑर्डर, एक और क्या देयरफॉर एनुअल कंजम्पशन इक्वल्स टू, एनुअल कंजम्पशन विल बी इक्वल्स टू कितने के बराबर हो जाएगा, 700 पर 2 मंथ्स डिवाइडेड बाय 2 मंथ, तो ये 1 मंथ का आएगा, इंटू 12 मंथ, दैट इज इक्वल्स टू 4200 यूनिट्स। ये आ गया। गिवन है हमारे को नंबर ऑफ ऑर्डर्स, क्वेश्चन ने दिया है नंबर ऑफ ऑर्डर 6 पर एनम है, तो ऑर्डर साइज ROQ विल बी इक्वल्स टू 4200 मंगाने हैं 6 ऑर्डर्स में, तो हमारे लिए हो गए 700 यूनिट पर ऑर्डर, यूनिट्स पर ऑर्डर। ये लो जी, ये भी आ गया ROQ। और एवरेज कंजम्पशन पर मंथ भी निकाल सकते हैं, एवरेज कंजम्पशन
per month is equals to 4200 units divided by 12 month is equals to 350 unit per month. 350 यूनिट पर मंथ, ये लो जी। तो सारा डेटा जो हमारा 26 वाला था सब कुछ आ गया। बोला है सेफ्टी स्टॉक कैसे निकालो, तो इस क्वेश्चन में देखो समझने की वही बात है। सेफ्टी स्टॉक इज इक्वल्स टू ROL माइनस एवरेज कंजम्पशन जो कि है हमारा पर मंथ डिवाइड मल्टीप्लाइड बाय एवरेज लीड टाइम। ये मिसिंग था तो ये असम्पशन ले लेते। और ROL इज इक्वल्स टू सेफ्टी स्टॉक प्लस एवरेज कंजम्पशन पर मंथ मल्टीप्लाइड बाय मिनिमम लेवल प्लस वो होता था मिनिमम लेवल वाले को हमने सेफ्टी स्टॉक कर दिया इनटू एवरेज लीड टाइम। पहले तो एवरेज लीड टाइम नहीं है तो यहां एक अजम्पशन डाल रहे हैं। अजम्पशन क्या हो गई जी? अजम्पशन क्या ले रहे हैं हम यहां पर? अजम्पशन ये ले रहे हैं इन एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन वी अज्यूम दैट एवरेज लीड टाइम इज इक्वल्स टू 2 मंथ्स। क्योंकि कंजम्पशन का डेटा 2 मंथ का दिया है तो शायद इसीलिए दिया कि 2 महीने में माल आता होगा। अच्छा, एवरेज स्टॉक का भी फॉर्मूला क्या होता है? एवरेज स्टॉक इज इक्वल्स टू SS प्लस हाफ ऑफ ROQ। ROQ हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, बस एक SS की बारी है। एवरेज स्टॉक क्यों निकाला? क्योंकि कैरिंग कॉस्ट एवरेज स्टॉक पे लगती है, कैरिंग कॉस्ट एवरेज स्टॉक पे लगती है, ROL पे नहीं लगता। लेकिन स्टॉक आउट ROL पे बेस है कि भैया ROL कितना है तब जब आपने ऑर्डर किया, तब उसके बाद स्टॉक आउट होता है कि भैया इतने यूनिट है जब आपने ऑर्डर किया और जब तक माल नहीं आएगा तब तक आपका स्टॉक आउट हो सकता है अगर आपकी डिमांड ज्यादा है तो स्टॉक आउट इज बेस्ड ऑन ROL whereas carrying cost is based on average stock। ये ध्यान समझना चाहिए। वापस बोलता हूं, ROL पे आप ऑर्डर करते हो और उससे ज्यादा डिमांड आएगी माल आने से पहले तो स्टॉक आउट होगा। तो इट डिपेंड के ROL पे कितने लेवल पे आपने ROL रखा है। और सेकंड, कैरिंग कॉस्ट किस पे लगता है कि कितने यूनिट आपने होल्ड किया है। तो जितने यूनिट आपने होल्ड किया है यानी कि एवरेज स्टॉक, उस पे आपकी कैरिंग कॉस्ट लगेगी। तो इस चीज को समझना चाहिए। क्वेश्चन ये है कि अब सेफ्टी स्टॉक कितना रखूं, ये अब हमारे लिए एक चैलेंज है। हमें नहीं पता सेफ्टी स्टॉक कितना रखना चाहिए, तो सेफ्टी स्टॉक नेगेटिव तो हो नहीं सकता, तो नील कर देते हैं। तो फिर ROL कितना होगा उस केस में? ROL विल बी 0 प्लस 350 मल्टीप्लाइड बाय पर मंथ था इंटू 2 मंथ्स इज इक्वल्स टू 700 का ROL होगा। अगला लेवल सेफ्टी स्टॉक का क्या होगा? वो वर्किंग नोट पे डिपेंड करेगा। एवरेज स्टॉक भी निकाल लेते हैं। एवरेज स्टॉक इज इक्वल्स टू सेफ्टी स्टॉक 0 प्लस हाफ ऑफ ROQ जो कि अगेन 700 ही है विच इज इक्वल्स टू 350 यूनिट्स। अब इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट तो बाद में बनेगा, पहले वर्किंग नोट बनेगा। वर्किंग नोट क्या कि जी अगर SS 0 है और ROL अगर 700 है तो अगर कंजम्पशन 2 मंथ डिमांड 2 मंथ कंजम्पशन 2 मंथ कंजम्पशन जिसकी की वैल्यू है 500 था आई थिंक 500 600 700 500 600 700 800 और 900 है, जिसकी की प्रोबेबिलिटी है 0.15 0.15 0.20 0.30 0.20 एंड 0.15। ये अगर बेस डेटा मान लूं और अगर मैं SS 0 एंड ROL अगर मैं 700 रखूं तो मेरे स्टॉक आउट कितना होगा? स्टॉक आउट यूनिट 700 का स्टॉक है और 500 का ही कंजम्पशन है, 2 महीने में माल आ जाएगा। वापस हमने 700 का ऑर्डर कर दिया तो 700 खत्म ही नहीं होगा 500 के डिमांड में। 0 स्टॉक आउट 0 स्टॉक आउट 0 स्टॉक आउट, यहां होगा 100 और यहां होगा 200 का स्टॉक आउट। हम पिछले लेक्चर में ये समझ चुके हैं, पिछले सेशन में समझ चुके हैं कि जितनी प्रोबेबिलिटी इवेंट की होती है उतनी ही रिजल्ट की भी होती है। तो अगर 800 की प्रोबेबिलिटी 20% है 0.20 है तो 100 के स्टॉक आउट होने की भी प्रोबेबिलिटी 0.20 है। तो स्टॉक आउट एक्सपेक्टेड स्टॉक आउट यूनिट स्टॉक आउट यूनिट इनटू प्रोबेबिलिटी अगर करूं मैं तो इट विल बी डैश 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 20 एंड 30। टोटल 50 यूनिट का स्टॉक आउट एक्सपेक्टेड रहेगा जब भी मैं ऑर्डर करूंगा, यानी फॉर एवरी ऑर्डर वी विल फेस अ स्टॉक आउट ऑफ 50 यूनिट्स।
इससे हमें हिंट भी मिल गया कि अगली बार सेफ्टी स्टॉक का क्या अजम्पशन लेना है। तो अगली बार सेफ्टी स्टॉक का अजम्पशन वही लेना है जो हमारे पास में स्टॉक आउट हो रहा है, उतना एक्स्ट्रा स्टॉक रखिए। यानी 100 और 200, यहां पे आ गया 100, यहां आ गया 200, 100 यानी 200 प्लस 350 इंटू 2 एंड 350 इंटू 2, यानी 800 का आरओएल हो गया और 900 का आरओएल हो गया। 100 एंड 200 प्लस हाफ ऑफ 700 एंड हाफ ऑफ 700, यानी ये दोनों, ये चीज कांस्टेंट हो जाती है दोनों ही फॉर्मूले में। 350 इंटू 2 या हाफ ऑफ 700, दोनों में वो जो सेकेंड एक्सप्रेशन है वो आपका क्या है, कांस्टेंट है। वैसे 450 यूनिट, ये क्यों ऐसा बोला वो अगले क्वेश्चन में आपको समझ में आएगा। अगले क्वेश्चन में ये चीज को क्या कर देंगे, इग्नोर कर देंगे। जो चीज कांस्टेंट है वो डिसीजन को इंपैक्ट ही नहीं करती, सिर्फ रिलेवेंट में इंक्रीमेंटल इफेक्ट लेना चाहिए। तो हमारे पास में अब नया एसएस आ गया। नया एसएस इज इक्वल्स टू 100 एंड आरओएल इज इक्वल्स टू 800। अब कितने होंगे स्टॉक आउट, छोटा क्वेश्चन होता है, बस एक बार ट्रिक समझ में आ जानी चाहिए स्टार्टिंग से। 0 0 800 का आरओएल है, 800 तक तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, यहां 100 यूनिट होंगे। तो स्टॉक आउट यूनिट मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी डैश 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 एंड दिस इज 15 यूनिट, दैट्स इट। हमें क्या 900 के आरओएल पे भी, क्वेश्चन ये है कि हमें क्या 900 के आरओएल पे भी वापस ये टेबल बनानी है, नहीं चाहिए जरूरत है, क्योंकि 900 मैक्सिमम कंजम्पशन है स्टॉक, और 900 के आरओएल पे हमारे को कभी स्टॉक आउट होगा ही नहीं, तो 0 इंटू एनीथिंग इज 0, करेक्ट। तो इसका मतलब 900 के लिए पूरा वर्किंग नोट बनाने की जरूरत नहीं है। अब बनाएंगे स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट। स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट, स्टेटमेंट ऑफ रिलेवेंट कॉस्ट। अब ये वर्ड रिलेवेंट कॉस्ट क्यों लिखा, क्योंकि जो चीज डिसीजन के लिए जरूरत है वो रिलेवेंट कॉस्ट ही होती है। अगर मैं बात करूं ऑर्डरिंग कॉस्ट की, 6 ऑर्डर करेंगे तो ऑर्डरिंग कॉस्ट भी तो लगेगी, वो कहां है। परचेज करेंगे तो परचेज कॉस्ट भी लगेगी, लेकिन वो दोनों तो हमेशा कांस्टेंट ही रहेंगे। आप एसएस या आरओएल कुछ भी रखिए, उसका नंबर ऑफ ऑर्डर और ओवरऑल क्वांटिटी और परचेज प्राइस से जब कोई मतलब नहीं है, तो इसका मतलब सिंस नंबर ऑफ ऑर्डर्स and purchase price and annual requirements are constant। उल्टा ऐसा लिखना चाहिए, नंबर ऑफ ऑर्डर्स, परचेज क्वांटिटी, परचेज प्राइस and ordering cost per order are constant। चारों वेरिएबल कांस्टेंट है। thus कितना भी एसएस रखो कांस्टेंट इररिस्पेक्टिव ऑफ एसएस एंड आरओएल, उनका इन दो पे कोई इफेक्ट नहीं आता है। thus परचेज कॉस्ट and total order cost are, लगेगी सही, संक कॉस्ट नहीं है, वो तो जब ऑर्डर करेंगे लगेगी, पर उसका ओवरऑल एसएस से कोई लेना देना ही नहीं है, तो वो एसएस कितना भी रखो वो कांस्टेंट ही रहेगी। तो जो चीज कांस्टेंट रहेगी आपको ऑप्शन ए यूज करना, ऑप्शन बी चूज करना, दोनों में 10,000 एक कांस्टेंट कॉस्ट लगेगी। तो कौन सा ऑप्शन चूज करना, उसके लिए उस 10,000 को कंसिडर नहीं भी करेंगे तो भी हमारा डिसीजन क्या होगा, वो सही होगा। सिर्फ इंक्रीमेंटल कॉस्ट देखनी चाहिए। तो टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट आर इररिलेवेंट फॉर डिसीजन रिलेटेड टू एसएस एंड आरओएल। ये एग्जाम में नहीं लिखेंगे नोट, ये सिर्फ एक्सप्लेनेशन के लिए। अब हमारे पास स्टेटमेंट ऑफ रिलेवेंट कॉस्ट में एसएस या तो 0 होगा या 100 होगा या 200 होगा। आरओएल उस केस में 700 होगा, 800 होगा या 900 होगा। एवरेज स्टॉक यहां पर हमने ऑलरेडी निकाल लिया था क्या, एवरेज स्टॉक कहां है, एवरेज स्टॉक 350, 450, 350, 450 और 550, ये सब निकाल चुके थे। अब हम करते हैं क्वेश्चन कॉस्ट कैलकुलेट करना। तो सबसे पहले तो टोटल कैरिंग कॉस्ट, एक यूनिट कैरी करने की कितनी कॉस्ट लगती है, क्वेश्चन ने दिया था पर यूनिट पर एनम 108, हम पहले ही निकाल चुके हैं। इंटू, ये भूल जाते हैं स्टूडेंट वो इंटू 12/2 करना, क्योंकि वो 18 दिया होता है, वो 18 से मल्टीप्लाई कर देता है, दिया इसीलिए था क्या भूल जाओ।
टोटल कैरिंग कॉस्ट कितनी पे लगेगी? जितने स्टॉक होल्ड कर रहे हो, एवरेज स्टॉक इंटू 108, 350 इंटू 108 इक्वल्स टू 37,800। 450 और 550, 550 इंटू 108 एंड 108 इज इक्वल्स टू 450 इंटू 108 इक्वल्स टू 48,600 एंड 550 550 इंटू 108 इज इक्वल्स टू 59,400। ये चेंज हो रही है कॉस्ट, इसलिए हमें कंसिडर करनी पड़ेगी डिसीजन लेने के लिए हमें एसएस क्या, क्योंकि ये एसएस पे डिपेंड करता है एवरेज स्टॉक, इसीलिए एवरेज स्टॉक के कारण कैरिंग कॉस्ट चेंज होती है, तो ये हो गई रिलेवेंट कॉस्ट। सेकेंड कॉस्ट किस पे लगेगी? कितने स्टॉक आउट हो रहे हैं, कितने स्टॉक आउट हो रहे हैं। तो स्टॉक आउट यूनिट कितने हैं दिए हैं हमें? स्टॉक आउट यूनिट, स्टॉक आउट यूनिट्स पर ऑर्डर, ये मिस नहीं करिएगा। 26 क्वेश्चन नंबर 26 में भी बोला और वापस बोल रहा हूं 27 में। यहां पर 50 यूनिट का एक्सपेक्टेड स्टॉक आउट होगा, यहां 15 का और यहां 0 पर ऑर्डर होगा। जब जब ऑर्डर करोगे तब तब ये स्टॉक आउट होगा। तो टोटल स्टॉक आउट यूनिट कितने हुए? टोटल स्टॉक आउट यूनिट कितने हुए? इंटू 6, 50 इंटू 6 कितना हो गया? 300। तो टोटल स्टॉक आउट कॉस्ट कितनी हो गई? कम पड़ गई हमारे पास में। आगे टोटल स्टॉक आउट कॉस्ट यहां पर 15 इंटू 6 90 यूनिट और यहां पर नील। टोटल स्टॉक आउट कॉस्ट कितनी होगी? स्टॉक आउट कॉस्ट, स्टॉक आउट कॉस्ट, टोटल स्टॉक आउट कॉस्ट एक यूनिट पे कितनी हो रही है? स्टॉक आउट पे कितना लॉस हो रहा है? लॉस ऑफ प्रॉफिट 108 गिवन था, मल्टीप्लाई कर देते हैं। 300 इंटू 108 इज इक्वल्स टू हाउ मच? 300 into 108 equals to 32,400. So total relevant cost will be equals to plus 37,800. अरे मल्टीप्लाई हो गया, 32,400 प्लस 37,800 इक्वल्स टू 70,200 कॉस्ट लगे। अगले लेवल की भी बात करते हैं। 90 इंटू 108, 90 इंटू 108 इक्वल्स टू 90 into 108 is equals to 9720 plus 48,600 is equals to 58,320 एंड लास्ट में नील ही होगा, तो ये हो गया 59,400। तो बताइए कौन से लेवल पे हमारी जो ये चेंज होने वाली कॉस्ट की समेशन है, दैट इज स्टॉक आउट एंड कैरिंग कॉस्ट लोएस्ट है, दैट इज योर 100 and 800 of 100 SS and 800 of ROL। तो क्या बेस्ट रहेगा? 10 since total relevant cost is lowest with SS equals to 100 and ROL equals to 800, it is optimum। देखते हैं आंसर मैच हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, चेक कर लेते हैं आंसर्स। मोस्ट प्रोबेबली मैच हो जाने चाहिए। 70,200 मैच, 58 डन एंड 59,400। आई होप एवरीवन अंडरस्टूड। क्वेश्चन 26, 27, 26 लास्ट सेशन में और 27 हमने अभी किया। क्या किया हमने? सबसे पहले अलग अलग सेफ्टी स्टॉक को एज्यूम करके हमने आरओएल और एवरेज स्टॉक निकाला। अब सेफ्टी स्टॉक कैसे एज्यूम करेंगे ये ध्यान रखना था। सबसे पहले तो जीरो रखेंगे और जीरो पे जो हमारे जीरो पे स्टॉक आउट होंगे वही अगले सेफ्टी स्टॉक के लेवल होंगे। ये चीज का ट्रिक है, ये ध्यान रखना चाहिए। बाकी आई होप सबको क्वेश्चन समझ में आया। एक ट्रिक थी छोटी सी, बस वही हमें ध्यान रखनी। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर, पहले 28 की जगह मैं मॉड्यूल वाला लेता हूं, क्वेश्चन नंबर 30। मॉड्यूल वाला क्वेश्चन नंबर 30 लेता हूं और उससे आपको समझ में आएगा कि कहां गड़बड़ हो गई। एक्चुअली मैं उस सॉल्यूशन से पर्सनली सेटिस्फाइड नहीं रहता भाई कि भैया मेरे को लग रहा है उसमें कुछ गड़बड़ है। जो हमने 26 और 27 जो बहुत अच्छे से लॉजिकली सीखे, जिसमें कोई
क्वेश्चन नहीं अराइज होता कि हाँ ये हमने कोई स्टेप गड़बड़ किया है, उसको अगर देखें तो 30 में मुझे मॉड्यूल के सॉल्यूशन में थोड़ा सा प्रॉब्लम फेस दिखता है, पर क्योंकि मॉड्यूल का प्रिस्क्राइब क्वेश्चन है इसीलिए प्रिस्क्राइब्ड सॉल्यूशन है, हम वही प्रेफर करेंगे। क्रिटिसिज्म की बात नहीं, हो सकता है फ्यूचर में इंप्रूवाइज हो जाए। पता कैसे चलेगा एग्जाम में यहां देखिए हमने 26 और 27 में कंजम्पशन का पैटर्न था, वहां तक हमारा आंसर सही है, बिल्कुल सही है। पर अगर आपको पैटर्न में स्टॉकआउट का पैटर्न दिया हुआ हो तो फिर मॉड्यूल वाला आंसर करेंगे, तो फिर मॉड्यूल वाला ही आंसर करेंगे। अब क्या क्या दिया जरा शुरू करते हैं, बातें कम करते हैं और शुरू करते हैं। क्या बोलता है क्वेश्चन नंबर 30? क्वेश्चन नंबर 30 देखें क्या बोलता है मॉड्यूल का सॉल्यूशन। फिर 28 को फटाक से ले लेंगे, प्रैक्टिस करनी है पर वो क्लास में लेते हैं। मैसेज सर, टायरो ट्यूब ट्रेड इन 4-wheeler टायर्स एंड ट्यूब एंड इट स्टॉक सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ टायर ऑफ ऑलमोस्ट एवरी व्हीकल इन द ईयर एंड पूरे साल का डेटा दिया 2008-9। द रिपोर्ट ऑफ सेल्स मैनेजर रिवील्ड दैट मैसेज टायरो ट्यूब एक्सपीरियंस स्टॉक आउट ऑफ टायर्स। पहली बार आपको स्टॉक आउट का डेटा दिया कि जी 100 यूनिट का स्टॉक आउट हो गया था, यानी माल था नहीं और हमारे पास डिमांड थी। 2 बार ऐसा हुआ। 80 यूनिट का स्टॉक आउट 5 बार हुआ, 50 यूनिट का स्टॉक आउट 10 बार हुआ। सबकी टोटल मारते हैं 2 + 5 7 + 10 17 + 20 37 37 + 30 67 + 33 100 की टोटल है ये। वो दिया 100 इसीलिए कि वो प्रोबेबिलिटी बन जाएगा। ये है आपकी फ्रीक्वेंसी, तो प्रोबेबिलिटी विल बी इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी अपॉन सिग्मा फ्रीक्वेंसी। तो ये हो जाएगा 0.02 0.05 0.10 एंड सो ऑन, ये बाकी की सो ऑन फ्रीक्वेंसी। तो टायरो ट्यूब लॉस 150 रुपीज पर यूनिट ड्यू टू स्टॉक आउट। तो हमारे को मिल गई थी स्टॉक आउट कॉस्ट पर यूनिट कितना है 150। एक तो ये काम आएगा मल्टीप्लाई करने के लिए। एंड स्पेंड 50 पर यूनिट ऑन कैरिंग ए इन्वेंट्री, मान के चलते हैं वो पर एनम ही होगी, तो ये हो गई आपकी कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। तो अब आपको पर यूनिट पर एनम की कॉस्ट भी दे दी 50 रुपए, यहां टेंशन नहीं था। इसके अलावा आपको दिया हुआ है एक डेटा स्टॉक आउट का, स्टॉक आउट यूनिट्स का डेटा दिया है। एक काम करता हूं मैं इसको उल्टा अरेंज कर देता हूं, क्योंकि हम लोअर से हायर की तरफ जाते हैं हमेशा, हमने जो पैटर्न सीखा है। तो 0 10 20 50 80 एंड 100 एंड टाइम्स नंबर ऑफ टाइम्स 33 बार 30 20 10 5 और 2। थोड़ा समझने में आसानी होगी, बाकी आप जैसा ऑर्डर दिया वो करेंगे तो भी ठीक है। तो सारा डेटा आ गया। लेट्स गो टू दी क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या बोलता है? आपको ऑप्टिमम सेफ्टी स्टॉक लेवल निकालना, वही एसएस निकालना है। डेटा तो, पर डेटा में सर कंजम्पशन नहीं है तो ए कैसे निकलेगा? ए नहीं है, नंबर ऑफ ऑर्डर्स नहीं है तो आरओक्यू कैसे निकलेगा? बिना आरओक्यू के एवरेज स्टॉक कैसे निकलेगा? एवरेज कंजम्पशन नहीं है तो आरओएल कैसे निकलेगा? सब कुछ ही मिसिंग है, सब कुछ मिसिंग है। हम फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं, ये टोटल 100 है। इसका मतलब एक चीज समझ में आता है कि शायद 100 टाइम्स ऑर्डर किया है, तभी तो 100 टाइम स्टॉक आउट का डेटा दिया है। और फॉर द ईयर था तो इसका मतलब नंबर ऑफ ऑर्डर 100 हो गए हैं। वैसे तो यहीं एक गड़बड़ हो गई है जी, मुझे जैसा लगता है सॉल्यूशन को देख के कि जी जब साल में 100 बार ऑर्डर हुए हैं तो 100 बार का ये स्टॉक आउट का डेटा है। गड़बड़ कहां है देखते हैं, पर उससे पहले कुछ फॉर्मूले समझते हैं। फॉर्मूले हैं जी, एस एस इज इक्वल्स टू आरओएल प्लस माइनस एवरेज कंजम्पशन इनटू एवरेज लीड टाइम। ना तो एवरेज कंजम्पशन है, ना एवरेज लीड टाइम है, ना आरओएल है, ना एसएस है, चारों ही वैल्यूज गायब है। आरओएल का फॉर्मूला होता है एसएस प्लस एवरेज कंजम्पशन इनटू एवरेज लीड टाइम। बात तो वही है सर, चारों यहां पर भी तो मिसिंग ही है। पर यहां दो चीजें कांस्टेंट है, ये दोनों नंबर कांस्टेंट है। नेक्स्ट अगला फॉर्मूला हम यूज करते हैं एवरेज स्टॉक का। एवरेज स्टॉक क्योंकि वो आरओएल पे लगता है, स्टॉक आउट का टाइम आरओएल बेस बनता है स्टॉक आउट यूनिट के कॉस्ट के लिए, और एवरेज स्टॉक बनता है कैरिंग कॉस्ट के लिए। यहां एसएस प्लस हाफ ऑफ आरओक्यू होता है।
और ये वाला जो पार्ट है सेकेंड एक्सप्रेशन, ये भी कांस्टेंट है। आरओक्यू तो कांस्टेंट ही होता है, नंबर ऑफ ऑर्डर कांस्टेंट होंगे या ए कांस्टेंट होगा तो आरओक्यू अपना आप कांस्टेंट होगा। अभी हमने एक नोट लिखा कि जो चीज कांस्टेंट होती है वो डिसीजन के लिए इंपैक्ट नहीं करती। अब यहां ध्यान दें, आरओएल कुछ भी होगा उसमें एवरेज कंजम्पशन इनटू एवरेज लीड टाइम वाला क्वांटिटी तो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। एवरेज स्टॉक में आरओक्यू का हाफ तो हमेशा इंक्लूड होगा ही होगा। जैसे यहां पर 350 तो हर पॉइंट पे इंक्लूडेड थे, 350 तो हर पॉइंट पे इंक्लूडेड थे। तो इस 350 पे तो कैरिंग कॉस्ट हमेशा लगनी थी, जो भी 108 रुपए की थी। तो ये जो टोटल रिलेवेंट कॉस्ट है इसमें वो 350 इंटू 108 तो हर तीनों ही लेवल पे इंक्लूड हुए हुए। तो जब तीनों ही लेवल पे इंक्लूड हुए हैं तो उसने टोटल रिलेवेंट कॉस्ट को चेंज तो नहीं किया होगा। इंक्रीमेंटल तो उसी का, इंक्रीमेंटल 0 हो गया उनके कारण। 350 फर्स्ट लेवल पे भी, 350 सेकंड लेवल पे भी, 350 थर्ड लेवल पे भी यूनिट्स होल्ड हुए, उन पे कैरिंग कॉस्ट तो फिर भी लगी है। तो जो चीज कांस्टेंट है उसको फिर इग्नोर कर सकते हो। यानी अगर आपको रिलेवेंट कॉस्ट निकालनी है तो व्हाट यू कैन डू इज इंक्रीमेंटल आरओएल निकाल सकते हो। इंक्रीमेंटल आरओएल को यूज कर सकते हो फॉर स्टॉक आउट कॉस्ट एज इंक्रीमेंटल एसएस। जो एसएस होगा वो आरओएल इंक्रीमेंटल हो जाएगा, और जो इंक्रीमेंटल एवरेज स्टॉक होगा जिस पे कैरिंग कॉस्ट लगेगी विल बी ऑलवेज इक्वल्स टू इंक्रीमेंटल एसएस, क्योंकि सेकंड एक्सप्रेशन कांस्टेंट है। ये सब एग्जाम में नहीं दिखाना, ये सब समझने के लिए था पैटर्न के कारण। हम लिंक कर रहे हैं 26 27 को 30 के साथ में, क्योंकि यहां जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे डेटा और कम होता जा रहा है डिसीजन मेकिंग के लिए। अब हमें समझ में आया जो चीजें कांस्टेंट है उनको इग्नोर कर दो, ऑर्डरिंग कॉस्ट को इग्नोर कर दो, परचेज कॉस्ट को इग्नोर कर दो, और हाफ ऑफ आरओक्यू जो कि एवरेज स्टॉक का एक पार्ट होगा जो हर लेवल पे होगा, एसएस चाहे कुछ भी हो वो तो होगा ही होगा। हाफ ऑफ आरओक्यू उस पे भी जो कैरिंग कॉस्ट लगेगी वो भी कांस्टेंट है, उसको भी इग्नोर कर दो। तो अब हम सिर्फ इंक्रीमेंटल कैरिंग कॉस्ट करेंगे जो इंक्रीमेंटल एसएस के कारण बढ़ेगी। जितना एसएस बढ़ेगा उतना स्टॉकआउट भी कम होता जाएगा, उतना स्टॉकआउट भी कम होता जाएगा। ये जब वो 0 बोलता है इसका मतलब जब आप एवरेज, अभी स्टॉकआउट 0, अभी सेफ्टी स्टॉक 0 है, नॉट स्टॉकआउट सॉरी सेफ्टी स्टॉक, अभी सेफ्टी स्टॉक अगर 0 है तो भी 33 टाइम्स तो आपका स्टॉकआउट होता ही नहीं है, वो इस एवरेज कंजम्पशन इनटू एवरेज लीड टाइम से फुलफिल हो जाता है। स्टॉकआउट तभी होता है जब आप सेफ्टी स्टॉक नहीं रखते हो। तो जैसे ही आप सेफ्टी स्टॉक बढ़ाओगे अगले लेवल का स्टॉकआउट भी नहीं होगा। एग्जाम्पल अपन को क्या करना चाहिए, एक वर्किंग नोट बना देना चाहिए। वर्किंग नोट यहां वर्किंग नोट लगेगा। क्या वर्किंग नोट है, अगर सेफ्टी स्टॉक 0 होता है तो इंक्रीमेंटल आरओएल हो जाता है जी 0। एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं लेवल रख रहे हैं, इंक्रीमेंटल नहीं रख रहे। तो जो हमारे को स्टॉक आउट दे रखे हैं, क्या क्या स्टॉक आउट, 0, 10, 20, 50, 80 और 100, ये एज इट इज हो जाएंगे। इसके कारण हमारी जो प्रोबेबिलिटी है वो भी एज इट इज लगेगी 0.10, 0.05 एंड 0.02। मल्टीप्लाई करते हैं यूनिट्स इनटू प्रोबेबिलिटी, स्टॉकआउट यूनिट इनटू प्रोबेबिलिटी 0, 3, 4, 5, 4, 2, टोटल हो गया 7, 12 और 6, 12 और 6 सही किया ना, 4, 5, 4, 3 सही है, 6, 11, 15, 18 यूनिट का स्टॉक आउट होता है जब जब आप ऑर्डर करते हो। और अगर आप सेफ्टी स्टॉक में कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं रखते हो तो जब कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है तो जो स्टॉक आउट होने हैं सब होते चले जाएंगे। वर्किंग नोट 1, वर्किंग नोट 2, अब कितना रखोगे सेफ्टी स्टॉक। तो जब कुछ भी एक्स्ट्रा सेफ्टी स्टॉक नहीं रखते हो तो ये सारे स्टॉक आउट होते हैं। तो अब अगर सेफ्टी स्टॉक बढ़ाना है तो कितना बढ़ा देना चाहिए जिससे कि हमारा पहला स्टॉक आउट भी बच जाए। तो हमने कर दिया जी 10, यही आपके लेवल बन जाने हैं अगले सेफ्टी स्टॉक है, यानी इतने सारे वर्किंग नोट और बनेंगे 100 वाले को छोड़ के। इंक्रीमेंटल आरओएल कितना होगा, अब आप 10 यूनिट एक्स्ट्रा भी रख रहे हो रीऑर्डर लेवल करते वक्त। अब आपके स्टॉकआउट यूनिट कितने होंगे, स्टॉकआउट यूनिट्स कितने होंगे, ध्यान रखिएगा। अब 0, अब 10 10 नहीं होगा क्योंकि 10 तो आपके पास पड़े, वो होगा ही नहीं स्टॉक।
जहां 20 होता था अब वहां कितना होगा, सिर्फ 10 यूनिट। 10 तो एक्स्ट्रा पड़े हैं तो आप उससे डिमांड मीट कर लोगे, डिमांड को फुलफिल कर लोगे। 50 की जगह अब 40 होंगे, 80 की जगह 70 होंगे और 100 की जगह अब 90 होंगे, क्योंकि 10 आपने सेफ्टी में रखे थे, उनको यूज करना शुरू कर दोगे। मल्टीप्लाई करते हैं स्टॉक आउट यूनिट मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी करते हैं, प्रोबेबिलिटी तो वही रहेगी, डैश डैश। जहां 20 स्टॉक आउट होते थे जिसकी प्रोबेबिलिटी 0.2 है, अब वहां 10 ही होंगे तो 10 इंटू 0.2 2, 40 इंटू 0.1 4, 70 3.5 एंड 90 इंटू 0.02 1.8। टोटल हो गए जी 6 7 8 9 10 11.30। ये आपके स्टॉक आउट हो गए। अगला लेवल, अब क्या कितना सेफ्टी स्टॉक रखोगे, अब कितना सेफ्टी स्टॉक रखेंगे हम, वर्किंग नोट 3। अब हम रखेंगे सेफ्टी स्टॉक 30, तो इंक्रीमेंटल 30 नहीं 20 तो इंक्रीमेंटल आरओएल हो गया 20। हमारे पास में अब स्टॉक आउट यूनिट आ गए हैं, स्टॉक आउट यूनिट्स आ गए हैं। अब कितने होंगे, जीरो वाले में तो जीरो ही होगा। 10 की जगह हमारे पास तो 20 एक्स्ट्रा पड़े हैं, जीरो 20 होगा ही नहीं। 50 की जगह अब 30 होंगे, 80 की जगह 20 पड़े हैं तो 60 ही रह जाएंगे और यहां 80 ही होंगे। फिर से स्टॉक आउट यूनिट इनटू प्रोबेबिलिटी करते हैं, डैश 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 30 इंटू 10 3, 6 का 3 और 8 1.6 7.6 यूनिट के ही स्टॉक आउट होंगे। अभी और वर्किंग नोट बनेंगे, कितना, अब हम करेंगे सेफ्टी स्टॉक कितना, 20 हो गया। अब हम सेफ्टी स्टॉक करेंगे 50। तो जब सेफ्टी स्टॉक 50 होगा तो 50 तक तो कोई स्टॉक आउट ही नहीं होगा, तो इतना बड़ा वर्किंग नोट बनाने की जरूरत ही नहीं थी। अब वर्किंग नोट और छोटा कर सकते हैं, वर्किंग नोट नंबर 4, सेफ्टी स्टॉक अब कर दिया हमने 50, इंक्रीमेंटल आरओएल भी हो गया 50, तो 50 तक तो सब जीरो ही होने हैं स्टॉक आउट। तो स्टॉक आउट यूनिट कितने होंगे, अब 80 वाले हो जाएंगे 30 और 100 वाले में 50 फुलफिल हो जाएगी तो बचेगा सिर्फ 50। प्रोबेबिलिटी वही 0.05 एंड 0.02। स्टॉक आउट यूनिट मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी, आप ऊपर वाली टेबल बना सकते हो पर वो जीरो हो जाएगी सारी चीजें। तो ये हो गया आपका 1.5, ये हो गया 1, टोटल 2.5 यूनिट का स्टॉक आउट हुआ। अब वर्किंग नोट नंबर 5, सेफ्टी स्टॉक अब हम कर रहे हैं 80, तो इंक्रीमेंटल आरओएल हो जाएगा आपका 80। स्टॉक आउट यूनिट कितने होंगे, जहां 0 10 20 50 80 तक तो अब आपके पास 80 यूनिट पड़े, स्टॉक आउट होगा ही नहीं। एक ही केस में होगा जब 100 यूनिट है तो यहां 20 यूनिट होंगे, प्रोबेबिलिटी कितनी लगेगी 0.02। तो स्टॉक आउट यूनिट इनटू प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, आपके एक्सपेक्टेड स्टॉक आउट हो गया जी 0.2 इक्वल्स टू 0.4 यूनिट, दैट्स इट पर ऑर्डर। जब जब ऑर्डर करोगे अब इतना एक्सपेक्टेड स्टॉक आउट होगा। अगर आप सेफ्टी स्टॉक में कुछ भी नहीं रखोगे तो 18 यूनिट, सेफ्टी स्टॉक में 10 रखोगे तो 11.3 यूनिट, 20 रखोगे तो 7.6, 50 रखोगे तो 2.5, 80 रखोगे तो 0.4 और पूरे 100 रखोगे तो कभी स्टॉक आउट होगा ही नहीं। उसके लिए टेबल बनाने की जरूरत नहीं। अब स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट, तो ये वाला पार्ट यहां से ही हमारा एक्चुअली आंसर शुरू हुआ है। फ्रीक्वेंसी तो 100 से वो सिर्फ डेसिमल्स में कन्वर्ट करना था, 33 डिवाइड बाय 100, वो कोई काम नहीं था। गिवन लिखा था, फॉर्मूले भी लिखने की एज सच कोई जरूरत नहीं। वो स्टेटमेंट की ये सब कांस्टेंट है उसको इग्नोर करेंगे हम, वो भी लिखने की एज सच कोई जरूरत नहीं है। शुरुआत तो ये टेबल से होती है जी, वर्किंग नोट वाली। अब स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट, स्टेटमेंट ऑफ रिलेवेंट कॉस्ट, रिलेवेंट कॉस्ट फॉर सेफ्टी स्टॉक, रिलेवेंट कॉस्ट अलग अलग लेवल, सेफ्टी स्टॉक 0, 10, 20, 50, 80 और 100। सबसे पहले इंक्रीमेंटल आरओएल 0, 10, 20, 50, 80 और 100। इंक्रीमेंटल एवरेज स्टॉक भी कितना होगा, हाफ ऑफ आरओक्यू, तो वो तो कांस्टेंट है, तो ये तो सब चीजें सेम ही है। पिछले पार्ट में हमने क्या किया था, पिछले पार्ट में हमने ये जो एवरेज स्टॉक लगाए थे उसमें सब में 350 इंक्लूडेड था, उसको कैरिंग कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर दिया पर यूनिट पर एनम, तो टोटल सीसी आ गई थी ब्लैक कलर वाली टोटल सीसी। तो 350 इंटू 108 जो तीनों में इंक्लूडेड है उसको नहीं भी इंक्लूड करोगे तो रिलेवेंट कॉस्ट का जो डिफरेंस है वो चेंज तो होगा नहीं, इंक्रीमेंटल तो उतना ही रहेगा।
तो इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, इंक्रीमेंटल एवरेज स्टॉक पे ही कैलकुलेट कर रहे हैं। तो वो जो फिक्स वाला पार्ट है जिसपे कैरिंग कॉस्ट लगनी ही लगनी है, वो कंसिडर होगी ही नहीं, जरूरत भी नहीं थी। तो इंक्रीमेंटल कैरिंग कॉस्ट जो ड्यू टू सेफ्टी स्टॉक लग रही है, जो ड्यू टू सेफ्टी स्टॉक लग रही है, विल बी इक्वल्स टू 0 इंटू कितना है भाई, प्राइस कितना है सेव कैरिंग कॉस्ट का, 50 रुपए, 50 0, 10 इंटू 50 500, 20 50 80 और 1000 100 इंटू मल्टीप्लाइड 50 50 50 50 इक्वल्स टू, ये एवरेज स्टॉक पे लगा रहे हैं, आरओएल पे नहीं, इंक्रीमेंटल एवरेज स्टॉक पे 1000 2500 4000 एंड 5000, ये हो गए हमारे कैरिंग कॉस्ट। सेकेंड कॉस्ट हमने क्या टेबल में ली थी, स्टॉक आउट कॉस्ट। स्टॉक आउट कॉस्ट कैसे किया था, जितने स्टॉक आउट हो रहे थे उसको फिर नंबर ऑफ ऑर्डर से मल्टीप्लाई किया था, 50 इंटू 6, तभी टोटल स्टॉक आउट आएगा ना। यहां पर भी डेटा बोला था पूरे साल के 100 ऑर्डर है, तो आइडियली ये जितने भी स्टॉक आउट हुए 18 इंटू 100 1800 करने चाहिए थे। अब डेट को देखो ना, डेटा 0 यूनिट 33 बार हुए, ये पूरे साल का फॉर द ईयर डेटा था 2008 8 और 9 का। तो एक्चुअली कितने यूनिट हुए होंगे, 10 इंटू 30 300, 300 400 500 400 और ये 200 टोटल करते हैं तो कितने होते हैं, 300 400 700 500 1200 400 1700 और नहीं कुछ गलत किया गया, 200 400 500 400 300 कितना हुआ, 300 400 700 प्लस 1200 4 1600 और ये हो गए 200 1800 1800 हो ही रहे हैं स्टॉक आउट। वो बोल रहा है 100 बार में ये स्टॉक आउट हुआ तो मल्टीप्लाई कर दो, टोटल स्टॉक आउट आता है। यहाँ एक चीज गलत हो गई जी, जो सॉल्यूशन मुझे दिखता है, इलस्ट्रेशन जो मॉड्यूल में सॉल्यूशन है, उन्होंने यहाँ थोड़ा सा मिस किया है। इन्होंने क्या किया, जो स्टॉक आउट इंक्रीमेंटल स्टॉक आउट यूनिट दिए हुए, स्टॉक आउट यूनिट कितना है 18, नेक्स्ट 11.3 7.6 2.5 0.40 एंड 0। आइडियली इसको 100 से मल्टीप्लाई करते तो टोटल स्टॉक आउट आते, इन्होंने तो यहीं पे इंक्रीमेंटल स्टॉक आउट कॉस्ट कर दी। इंक्रीमेंटल स्टॉक आउट कॉस्ट, इंक्रीमेंटल स्टॉक आउट कॉस्ट मल्टीप्लाई किससे करना है, 150 से 18 इंटू 150 किया, 18 इंटू 150 किया तो आ गया जी 18 इंटू 150 किया तो आ गया 2700 और फिर कर दिया इन्होंने टोटल रेलेवेंट कॉस्ट, टोटल रेलेवेंट कॉस्ट। ये ठीक नहीं था 2700, ये ठीक नहीं था, इट शुड बी 1800 इंटू 150। पर अब जो सॉल्यूशन है मॉड्यूल में है, हमें उसी को फॉलो करना है, हमें उसको चैलेंज नहीं करना है, क्रिटिसाइज नहीं करना है, और एग्जाम में भी यही करके आना है। कब कंजम्पशन पैटर्न हो, टेबल जो कंजम्पशन की प्रोबेबिलिटी वाली हो तो नंबर ऑफ ऑर्डर से मल्टीप्लाई हो रहा है, और स्टॉक आउट वाली टेबल दे रखी हो तो नंबर ऑफ ऑर्डर से मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं, जो कि एज पर मॉड्यूल है। नेक्स्ट 11.3 इंटू 150 1695, 11.3 into 150 equals to 1695 plus 500, रे क्या हो जाता है, प्लस 1695 2195, कम हो भी रहा है 2195 2195, तो पूरा पहले एक साथ अब यही कर लेते हैं, इंटू 150 इक्वल्स टू 1140 2.5 इंटू 150 इक्वल्स टू 375 0.4 into 150 I think 0.60 rupees and this is 0, so total करते हैं 2140 और रिड्यूस हो गया 32875, ये इंक्रीज हो गया 4060 and this is 5000। लेट्स से मैच द आंसर, एक बार आंसर्स मैच कर लेते हैं, एक बार आंसर्स मैच कर लेते हैं। उल्टा दिया हुआ है क्योंकि हमने सीक्वेंस बदल दिया है, 2700 2195 2140 2875 40। तो अब हमारे हिसाब से विच वन इज द ऑप्टिमम लेवल, ऑप्टिमम लेवल इज आंसर्स मैच, लेट्स पुट द आंसर लाइन। तो छोटा सा क्वेश्चन हुआ एक तरीके से, पहले वर्किंग नोट बनाया फिर हमने स्टेटमेंट ऑफ रेलेवेंट कॉस्ट कर लिया।
क्यों इग्नोर किया? सब कुछ इंक्रीमेंटल पे कर लिया क्योंकि जो कांस्टेंट थे उस पे जो कॉस्ट लगनी थी वो तो हर लेवल पे लगनी थी, उसको इग्नोर ही कर दिया। तो इतना डिफिकल्ट नहीं है अगर शुरू से कॉन्सेप्ट आता है तो, शुरू से आता है तो दिस इज सिंस द total relevant cost is lowest with SS equals to 20, it is optimum level of SS। उम्मीद करता हूं सबको समझ में आया। जैसा पैटर्न है फिर वैसा आप थोड़ा सा याद रख के ही काम करना पड़ेगा। आगे बढ़ता हूं, लास्ट क्वेश्चन आज का हमारा, दैट इज क्वेश्चन नंबर 30 कर लिया जो मॉड्यूल में था। अब हम कर रहे हैं 28। अब हम कर रहे हैं जी 28। क्या क्या दिया हुआ है? फिर से स्टॉक आउट का एक पैटर्न दिया हुआ है, 1 2 3 4 10 20 80 100। फिर से वही फ्रीक्वेंसी। स्टॉक आउट इस बार 40 रुपए, कैरिंग कॉस्ट 20 रुपए पर यूनिट पर एनम है, और बोला ऑप्टिमम लेवल ऑफ स्टॉक आउट इन्वेंटरी निकालो। स्टॉक आउट नहीं बोलना चाहिए था, सेफ्टी स्टॉक बोलता है तो समझ में आता है। स्टॉक आउट इन्वेंटरी क्या होता है? बात वही है, ऑप्टिमम सेफ्टी स्टॉक और आरओएल वगैरह निकाल के देना है। तो एज इट इज क्वेश्चन है, थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड में कंप्लीट कर लेते हैं ताकि हमारा समय बच जाए। तो डेटा लिख देता हूं एक बार फटाफट। क्वेश्चन नंबर 28, एक तो हमें दी हुई है स्टॉक आउट कॉस्ट ₹40 पर यूनिट, और क्या दे रखा है हमें? हमें दे रखा है कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम कितनी दे रखी है जी? ₹20 दे रखी है। और हमें दे रखा है स्टॉक आउट यूनिट का पैटर्न। उल्टा कर देते हैं 500 क्योंकि हमें फिर वो इजी रह जाता है कि स्टॉक आउट यूनिट निकालने के लिए। वैसे तो ऊपर से भी कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ना। 0 50 100 250 250 400 एंड 500। फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ टाइम्स क्या क्या दे रखा है वो भी साथ में करिएगा। 80 बार तो कभी स्टॉक आउट हुआ ही नहीं। 10 4 3 2 1 खत्म। डेटा आ गया है फुल स्क्रीन, ये लीजिए। फ्रीक्वेंसी तो प्रोबेबिलिटी है हमारे पास में, टोटल 100 हो रहा है। दिस इज 0.80 0.10 0.04 0.303 0.02 एंड 0.01 सॉरी नॉट 10, टोटल 1। अब वो सब फॉर्मूले नहीं लिखेंगे, वो समझ में आता है, वो वही बेसिक्स हैं। तो हम यहां से शुरू करते हैं सीधा सेफ्टी स्टॉक को 0 मान के। सबसे पहले लेट वर्किंग नोट नंबर 1 SS इक्वल्स टू 0, तो इंक्रीमेंटल ROL हो जाएगा, बिकॉज एवरेज इनटू एवरेज तो कांस्टेंट है, वो भी 0 हो जाएगा। तो अब स्टॉक आउट कितना होगा? स्टॉक आउट यूनिट विल बी 0 पूरे होंगे, 50 पूरे होंगे, आपके पास सेफ्टी में है ही नहीं। 100 250 400 और 500 प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई भी होंगे। 0.80 0.10 not 1 0.10 0.04 0.03 0.02 0.101. This is stock out unit multiplied by probability. We get dash 5 4 7.5 8 and 5, टोटल हो गया 10 8 18 4 22 और 29.5। वैसे ये पर ऑर्डर होना चाहिए, वापस इनटू 100 होने चाहिए तो स्टॉक आउट यूनिट आते हैं टोटल पर। ठीक है, अब जैसा डेटा पैटर्न इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल में हम वही कर रहे हैं। अब के एसएस कितनी रखोगे? एसएस रखेंगे ताकि अगला लेवल ऑफ स्टॉक आउट नहीं हो, यानी 50 नहीं हो तो 50। तो आरओएल इंक्रीमेंटल कितना हो गया? इंक्रीमेंटल आरओएल अब 50 है आपके पास, तो अब स्टॉक आउट यूनिट्स कितने होंगे? 0 50 की पूरी फुलफिल हो जाएगी, है हमारे पास में। 100 की जगह 50, 250 की जगह 200 350 एंड 450। प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई हुआ स्टॉक आउट यूनिट इनटू प्रोबेबिलिटी, डैश डैश 50 इंटू 0.04 2 6 7 और 4.5, टोटल हो गए 8 15 19 19.5 19.5। थर्ड लेवल अब कितना रखेंगे? 100, SS इक्वल्स टू 100। तो इंक्रीमेंटल आरओएल कितना हो गया? 100। स्टॉक आउट यूनिट कितने हो गए जी? 0 50 तो अब 100 है हमारे पास में, 100 पे भी कुछ भी नहीं होगा, 250 पे होंगे 150 300 एंड 400। स्टॉक आउट मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी,
dash 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 150 into this 4.5 6 and 4 टोटल हो गया 14.5। फटाफट हो गया, बस वो पैटर्न ध्यान होना चाहिए। लास्ट पार्ट, लास्ट नहीं, अभी 100 हुआ ना, अभी तो SS 100 लिखना था, 10 लिखा हुआ है। 250 400 दोनों पे करना पड़ेगा। स्टॉक आउट इक्वल्स टू 250, सेफ्टी स्टॉक इज इक्वल्स टू 250, तो इंक्रीमेंटल ROL भी हो गया 250। सेफ्टी स्टॉक इज इक्वल्स टू 250, तो इंक्रीमेंटल ROL भी हो गया 250। स्टॉक आउट यूनिट कितने हो रहे हैं जी? 250 तक तो अब जीरो होंगे, 400 में अब 150 ही होंगे और 500 में भी 250 ही होंगे। मल्टीप्लाई कर देते हैं, स्टॉक आउट इंटू प्रोबेबिलिटी, 150 इंटू 0.02 3 एंड 2.5 5.5 यूनिट का स्टॉक आउट होगा बस। एक और वर्किंग नोट लगेगा, ये हो गया वर्किंग नोट 2, ये हो गया वर्किंग नोट 3 और ये हो गया आपका वर्किंग नोट नंबर 4। एक और वर्किंग नोट लगेगा जब हम SS 400 रखेंगे, एक लाइन का होगा, वैसे पूरा टेबल नहीं भी बनाएंगे चलेगा। अब हमारा SS कितना है 400, तो इंक्रीमेंटल ROL कितना हो गया 400। तो 400 तक तो स्टॉक आउट, 0 to 400 तक तो डैश ही है, 0। और 500 वाली जब होगी तो वो 100 ही रह जाएगी। प्रोबेबिलिटी कितनी है इसकी? तो 0.99 हो गई सब मिला के क्यूमुलेटिव 400 तक की, और इसकी 0.01। नहीं भी लिखते, लाइन सीधी डायरेक्ट लिख देते हैं, एक ही लाइन का तो क्वेश्चन हुआ। 100 इंटू 0.01, 500 वाले में होंगे 400 पड़े हैं, 100 का स्टॉक आउट होगा। तो स्टॉक आउट इंटू प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई? 1 यूनिट की, टोटल 1। SS 500 करने की जरूरत नहीं, वो 0 ही होना है। आई होप सबको टेबल समझ में आई। स्टेटमेंट ऑफ रेलेवेंट कॉस्ट, स्टेटमेंट ऑफ रेलेवेंट कॉस्ट, अलग अलग लेवल, SS 0, 50, 100, 250, 400 और 500। यही इंक्रीमेंटल ROL है और यही इंक्रीमेंटल एवरेज स्टॉक है, सब एक ही हुए। पिछले पैटर्न में हमने सीख लिया क्वेश्चन में। अब हमारा सबसे पहले तो एवरेज स्टॉक यही है, तो कैरिंग कॉस्ट कितनी लगेगी? टोटल CC 0 इंटू कुछ एक्स्ट्रा लखेगी नहीं, इंक्रीमेंटल टोटल कैरिंग कॉस्ट कितने रुपए की? वैसे कैरिंग कॉस्ट 20 रुपए की। जब आपने सेफ्टी में कुछ रखा ही नहीं तो जो फिक्स है उस पे ही लगेगी, बाकी इंक्रीमेंटल पे कुछ लगेगी नहीं। 20 0, 50 पे 20 रुपए लगेंगे तो 1000 रुपए हो गए, 100 पे भी 20 रुपए लगेंगे तो 2000 हो गए, 250 पे 20 रुपए लगेंगे 5000 हो जाएंगे, 400 पे 20 रुपए लगेंगे 8000 हो जाएंगे। ये थोड़ा वियर्ड है, यहां तक सही भी है, वैसे कोई गलत भी नहीं है। 10,000 लगेंगे, गलती तो यहां से शुरू हुई। स्टॉकआउट यूनिट कितने हैं? जब आप 0 रखते हो स्टॉकआउट 29.5 होते हैं, 19.5, 14.5, 5.5, 1 एंड 0। पर इसको नंबर ऑफ ऑर्डर 100 से मल्टीप्लाई करना चाहिए था, ये हर बार हो रहे हैं, तो 100 बार ऑर्डर करोगे 100 बार होंगे, पर यहां थोड़ा सा गड़बड़ी है। तो टोटल इंक्रीमेंटल स्टॉकआउट कॉस्ट कर दिया इन्होंने, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दिया। एक यूनिट पे कितना हो रहा है? 40 40, 29.50 इंटू 40 इज इक्वल्स टू 1180। तो टोटल रेलेवेंट कॉस्ट कितनी आ जाएगी? टोटल रेलेवेंट कॉस्ट विल बी इक्वल्स टू, दोनों को ऐड कर दीजिए, x एंड y, सो दिस इज x प्लस y इज इक्वल्स टू 1180। बाकी के भी केस कर लेते हैं। 19.5 इंटू 40 780, 14.5 इंटू 40 580, 5.5 इंटू 40 220, 40 एंड 0 एड अप करिए, 1780, 2000 में 2580, 1780, 2580 एंड 5220
8040 एंड 10,000। बड़ा इंटरेस्टिंग है, सब बढ़ ही रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपने नंबर ऑफ स्टॉक आउट से तो मल्टीप्लाई किया ही नहीं, तो ये थोड़ा सा ठीक है जो है अब। और हमारे लिए बेस्ट आंसर हो गया ये वाला, लोएस्ट। तो आंसर मैच करते हैं पहले तो एक बार। क्या आंसर दिए हुए हैं जी? रिवर्स ऑर्डर में दिए हुए होंगे ऑफ कोर्स। 1180 डन, 1780 डन, 2580, 528040 एंड 10,000 सब मैच हो गए। ठीक है, जो है हमने कर लिया। 26 एंड 27, 25 एंड 20, क्या नंबर था? 26 एंड 27 वर ओके, 29 वाज आल्सो ओके, बट सॉल्यूशन वाइज 28 और 30 में एक जगह प्रॉब्लम है, जो हम समझ सकते हैं कि नंबर ऑफ ऑर्डर मिस हुए हैं। और इंक्रीमेंटल वाला कॉन्सेप्ट जरूर इंटरेस्टिंग था। जो कांस्टेंट है उस पर कॉस्ट लगनी थी, आप उसको एक्स मान के भी ऐड कर देते तो सब में एक्स ऐड होती, तो जो लोएस्ट सेफ्टी स्टॉक जितना होगा उसके हिसाब से इंक्रीमेंटल भी उतनी ही चेंज होगी। तो सेंस आंसर लाइन, since incremental relevant cost is lowest with SS equals to nil, it is optimum level। खत्म। होपफुली सभी को समझ में आया। इसी के साथ हमारा स्टॉक आउट का टॉपिक खत्म होता है। इंपॉर्टेंट टॉपिक, कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, इंपॉर्टेंट एंड कॉम्प्लेक्स टॉपिक है। तो यहां पर इसको क्लोज करते हैं। नेक्स्ट हम अब अगले सेशन में क्या लेने वाले हैं? अगले सेशन में हम लेने वाले हैं अगले सेशन में हम लेने वाले हैं जी क्वेश्चन नंबर, एक तो ये कॉन्सेप्ट ले लेंगे छोटा सा, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियोज का, वो ले लेंगे एक तो ये। दूसरा ये क्वेश्चन नंबर 31, आरटीपी जनवरी 26 में आया है। भैया 26 वाले, 2026 वाले सतर्क हो जाओ। आरटीपी में देते हैं ये इमीडिएट या उसके इमीडिएट सेकेंड या थर्ड एग्जाम में दे भी देते हैं एग्जाम में। अच्छा क्वेश्चन है, लंबा चौड़ा क्वेश्चन दिख रहा है, और जीएसटी, ट्रांसपोर्टेशन, लोडिंग अनलोडिंग सब आ गए इसके अंदर। होलसेल मार्केट, फार्मर, और उसमें भी 3 अलग अलग कमोडिटी है, वो सब हमें देखना पड़ेगा। तो ये एक ही क्वेश्चन करेंगे 31 में, और ये कॉन्सेप्ट ले लेंगे। इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड 2 क्वेश्चन मैंने प्रैक्टिस असाइनमेंट में डाल रखे हैं, वो भी क्लास में ही ले लेंगे। इसके बाद हमारे पास में 1 या 2 सेशन लगेंगे केस सिनेरियो करने के लिए। कॉन्सेप्ट तो सारे हो चुके हैं, इस चैप्टर के कॉन्सेप्ट सारे खत्म हो चुके हैं, सिर्फ एक टर्नओवर रेशियो ही बाकी है, छोटा सा कॉन्सेप्ट बाकी। अब ये प्रैक्टिस है, क्वेश्चन है जो हमारे पिछले कॉन्सेप्ट को ही हम कंटिन्यू करेंगे, थोड़े से कॉम्प्लेक्स लेवल के क्वेश्चन है। तो एक तो ये करेंगे एक सेशन में, बाकी अब हम केस सिनेरियोज भी देख लेंगे। केस सिनेरियोज भी इन्होंने ठीक दे दिए हैं। ये केस सिनेरियो नंबर 1 मॉड्यूल में है, आरटीपी 24 में आ गया। सितंबर 24 में एक केस सिनेरियो दे दिया, और सितंबर 24 में ही एग्जाम में भी आ गया। इनको हम 2 या 3 सेशन में कंप्लीट कर जाएंगे, तो इसी के साथ हमारा मटेरियल चैप्टर क्या हो जाएगा, ओवर हो जाएगा। तो होपफुली सभी को समझ में आया। कॉन्सेप्ट ऑलमोस्ट डन। 10 कॉन्सेप्ट का चैप्टर है, 9 कर चुके, एक छोटा सा बाकी है, 10 सेशन हो गए। ये तो हमने कंटिन्यू ही किया था स्टॉक आउट वाले टॉपिक को ही। तो 9 कॉन्सेप्ट हो गए थे, एक और बाकी है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, जो हम अगली बार में कर लेंगे। और 2 सेशन लगा के या 3 सेशन लगा के अब हम क्या कर लेंगे, हमारा ये चैप्टर कंप्लीट करके नेक्स्ट चैप्टर की तरफ मूव करेंगे। होपफुली सभी को समझ में आया। सो अगर कोई डाउट है, फील फ्री टू कनेक्ट। नंबर्स आपके साथ शेयर किए हुए हैं, अदरवाइज आप यूट्यूब पे भी कनेक्ट कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट सेशन के लिए हमारे पास में बड़ा क्वेश्चन है, 31 इंपॉर्टेंट है 26 वालों, ध्यान रखिएगा। सो नेक्स्ट सेशन तक मिलते हैं, नेक्स्ट सेशन में। टिल दैट टाइम, टेक केयर, थैंक यू सो मच।